Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss only three issues. First issue is what will be the impact of Trump's trade war. The second issue is are freebies and welfare scheme different. The third issue is related to India Nigeria bilateral relationship. Let's discuss all the issues in detail. Recently, US President Donald Trump signed an order imposing heavy tariffs on imports from Mexico, Canada, and China. In this article, we will discuss about Trump's impact on world economy. So let's discuss the issue in detail. On February 1, 2025, US President Donald Trump signed an order imposing heavy tariffs on imports from Mexico, Canada and China. February 1, 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू मैक्सिको कनाडा एंड चाइना से रिलेटेड इंपोर्ट्स पर हैवी टैरिफ्स यहाँ पर इम्पोज किए हैं. दिस ट्रिगरिंग स्विफ्ट रिटेलिएशन एंड स्ट्रेनिंग टाइज विद नॉर्थ अमेरिकाज अलाइज. इसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका के अलाइज कंट्रीज के साथ यूएस के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन हो रहे हैं एंड स्विफ्ट रिटेलिएशन यहाँ पर शो हो रहे हैं. He justified the move as necessary to protect America from illegal immigration. डोनाल्ड ट्रंप ने इस मूव को यह कहते हुए जस्टिफाई किया है कि अमेरिकन को इलीगल इमिग्रेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टेकिंग किया गया है. व्हाट इज कॉल्ड अ टैरिफ. टैरिफ क्या होता है? अ टैरिफ इज अ टैक्स imposed on imported goods to regulate trade, protect domestic industries or to generate government revenue. टैरिफ किसी भी कंट्री के द्वारा उस कंट्री के अंदर इंपोर्ट किए जाने वाले गुड्स पर इम्पोज किया जाता है एंड ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके. टैरिफ में इंक्रीज कंज्यूमर प्राइस एंड हार्म ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस. कंज्यूमर प्राइसेस इसकी वजह से इंक्रीज हो सकते हैं एंड ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस हार्म हो सकते हैं. The main type of tariff include specific fixed fee and valorem percentage based and compound combination of both. टैरिफ के डिफरेंट काइंड्स हो सकते हैं सच एज स्पेसिफिक टैरिफ, इट मीन्स फिक्स्ड फी. नंबर 2 एड वैलोरम परसेंटेज बेस होता है. कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. गवर्नमेंट इम्पोज टैरिफ टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट, प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज, जनरेट रेवेन्यू और एज टू टूल इन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी. गवर्नमेंट टैरिफ इसलिए इम्पोज करती है सो दैट ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस किया जा सके, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, रेवेन्यू जनरेट किया जा सके और इकोनॉमिक डेवलप डिप्लोमेसी टूल के तौर पर टैरिफ का यूज किया जाता है. इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स बाय प्रेसिडेंट ट्रंप. प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ का इम्पोजिशन किया गया है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. US President Donald Trump signed an order imposing tariff of 25% on imports from Canada and Mexico and 10% on all imports from China, citing economic and national security concern. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कनाडा एंड मैक्सिको से इंपोर्ट किए जाने वाले ऑल गुड्स पर 25% का टैरिफ यहाँ पर इम्पोज किया है. चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले ऑल आइटम्स पर 10% का यहाँ पर टैरिफ इम्पोज किया है और इसके लिए इन्होंने इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पर बताए हैं. इस वजह से ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यहाँ पर टेकिंग किए गए हैं. एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम कनाडा इंक्लूडिंग नेचुरल गैस एंड ऑयल वुड बी टैक्स्ड एट 10%. कनाडा एंड मैक्सिको से स्पेशली कनाडा से जो भी नेचुरल गैस ऑयल इंपोर्ट किया जाएगा इस पर 10% का यहाँ पर टैक्स इम्पोज किया गया है. रिटेलिएशन फ्रॉम मैक्सिको कनाडा एंड चाइना. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस मूव के अगेंस्ट मैक्सिको कनाडा एंड चाइना ने कुछ मेजर्स टेकिंग किए हैं इसके अगेंस्ट. रिस्पॉन्स बाय मैक्सिको. मैक्सिको रिजेक्टेड ट्रम्प्स क्लेम अबाउट मैक्सिकन गवर्नमेंट टाइज टू क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अनाउंस्ड रिटेलिएटरी टैरिफ्स. मैक्सिको ने यूएस के अगेंस्ट रिटेलिएटरी टैरिफ्स यहाँ पर अनाउंस किए हैं. इट ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड इकोनॉमी सेक्रेटरी टू इम्प्लीमेंट फर्दर काउंटर मेजर्स. मैक्सिको ने अपने इकोनॉमी सेक्रेटरी से कहा है कि वो भी काउंटर मेजर्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें. रिस्पॉन्स बाय कनाडा. कनाडा की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स टेकन किए गए हैं यूएस के अगेंस्ट.
Canada responded with 25% tariff on $155 billion worth of US import including fruit and alcohol. कनाडा ने भी यूएस से इंपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स पर 25% का टैरिफ यहाँ पर डिक्लेयर किया। कनाडा यूएस से फ्रूट्स एंड अल्कोहल इंपोर्ट करता है और इन आइटम्स के ऊपर 25% का टैरिफ यहाँ पर इंपोर्ट करने का इसने प्लान किया है। चाइना जो टफ चॉइस, रिटेलिएट और होल्ड बैक। चाइना के सामने यहाँ पर चॉइस का अगर देखा जाए तो टफ सिचुएशन है, वो या तो रिटेलिएट कर सकता है या होल्ड बैक कर सकता है, बट दोनों से रिलेटेड कंसर्न चाइना यहाँ पर फेस कर रहा है। चाइना फेसेस अ डिफिकल्ट डिसीजन इफ इट रिस्पोंड एग्रेसिवली कुड एस्केलेट अ ग्लोबल ट्रेड वॉर। अगर चाइना यूएस के अगेंस्ट एग्रेसिवली एक्शंस टेकिंग करता है तो इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड वॉर का चाइना के सामने एक डेंजर है। वाइल इनएक्शन माइट मेक इट अपीयर वीक डोमेस्टिकली। अगर चाइना यूएस के द्वारा टेकिंग किए गए इस डिसीजन को लेकर इनएक्शन शो करता है तो इसकी वजह से डोमेस्टिकली एक वीक मैसेज जा सकता है चाइना के अंदर। China's economy heavily depend on export, making trade disruptions a major concern. Because China एक्सपोर्ट पर हैवीली डिपेंड है और अगर यूएस के जो भी ये एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं टैरिफ से रिलेटेड चाइना के लिए इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो इसकी वजह से मेजर कंसर्न चाइना के लिए ये हो सकते हैं बिकॉज उसका ट्रेड डिसरप्ट हो सकता है। China's Ministry of Commerce announced it would challenge Trump's tariff at WTO. चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अनाउंस किया है कि वो ट्रम्प के टैरिफ से रिलेटेड इनिशिएटिव को WTO के अंदर चैलेंज करेगा। बट द WTO पावर हैज वीकेंड ड्यू टू द यूएस बैकलॉग ब्लॉकिंग जज अपॉइंटमेंट्स। WTO की पावर भी इस टाइम काफ़ी वीक है बिकॉज जज अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ब्लॉकेज यूएस की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। चाइना ऑल्सो अर्ज द यूएस टू इनहांस कोऑपरेशन रेदर देन एस्केलेट टेंशन। चाइना ने यूएस से अर्ज किया है कि वो टेंशंस एस्केलेट करने की जगह कोऑपरेशन को इनहांस करने के लिए इनिशिएटिव्स टेकिंग करे। पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प। ट्रम्प के द्वारा जो भी टैरिफ्स इम्पोज किए गए हैं उसके पॉसिबल इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इकोनॉमिक रिस्क एंड इन्फ्लेशन कंसर्न हो सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, इकोनॉमिक रिस्क एंड इन्फ्लेशन कंसर्न। इकोनॉमिस्ट वार्न दैट द टैरिफ कुड वर्सन इन्फ्लेशन व्हिच कैन लीड टू हायर प्राइसेस ऑफ ऑटो, ग्रोसरीज एंड हाउसिंग, पोटेंशियली अंडरमाइनिंग ट्रम्प्स प्रॉमिस टू लोअर कॉस्ट। कुछ इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया है कि डोनाल्ड ट्रम्प के इस टैरिफ रिलेटेड इनिशिएटिव की वजह से यूएसए के अंदर इन्फ्लेशन वर्सन हो सकता है, ऑटो, ग्रोसरीज एंड हाउसिंग का प्राइस यहाँ पर हायर हो सकता है जिसकी वजह से ट्रम्प का लोअर कॉस्ट करने का जो प्रोसेस है वो अंडरमाइन हो सकता है। ट्रम्प इज ऑल्सो प्लानिंग फॉर एडिशनल टैरिफ ऑन कंप्यूटर चिप्स, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल, गैस एंड यूरोपियन इम्पोर्ट। ट्रम्प अब ये भी प्लान कर रहा है कि कंप्यूटर चिप्स, स्टील, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस पर एडिशनल टैरिफ्स यहाँ पर इम्पोज किया जा सकता है। दिस कुड लीड टू ब्रॉडर इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएस एंड मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज। इसकी वजह से यूएस एंड मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज के बीच में ब्रॉडर इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर लीड हो सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन जॉब्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ट्रम्प्स टैरिफ्स हैड नो पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट इन प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज लाइक स्टील। प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज लाइक स्टील में जो भी एम्प्लॉयमेंट है ट्रम्प के टैरिफ प्लान की वजह से इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऑटोमेशन एंड हायर इनपुट कॉस्ट माइट हर्ट अदर सेक्टर्स। ऑटोमेशन एंड हायर इनपुट कॉस्ट की वजह से अदर सेक्टर पर भी इफेक्ट शो हो सकते हैं। इंडिया इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम ट्रम्प्स टैरिफ। Despite Trump's frequent criticism of India's tariff, India was not included in the first round of US trade restrictions. बिकॉज ट्रम्प ने इंडिया के टैरिफ को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है बट यूएस ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस में इंडिया इंक्लूड नहीं किया गया है यूएस की तरफ से। इंडिया ऑल्सो रिड्यूस टैरिफ्स ऑन यूएस एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग मोटरसाइकिल, सैटेलाइट ग्राउंड इंस्टॉलेशंस एंड सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंसेस एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2025-26। यूनियन बजट 2025-26 के अंदर इंडिया ने यूएस एक्सपोर्ट से रिलेटेड टैरिफ को काफ़ी रिड्यूस किया है सच एज मोटरसाइकिल पर, सैटेलाइट ग्राउंड इंस्टॉलेशन पर एंड सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंसेस पर। यहाँ पर एक्सपोर्ट
किए जाने वाले गुड्स पर, स्पेशली यूएस के लिए एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स पर यहाँ पर टैरिफ को रिड्यूस किया गया है। इंडियाज पोजीशन इन यूएस ट्रेड डेफिसिट, यूएस ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड इंडिया का पोजीशन क्या है? इंडिया नाइन्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएस ट्रेड डेफिसिट अकाउंटिंग फॉर 3.2% ऑफ द टोटल। यूएस के लिए इंडिया नाइन्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। अबाउट 3.2% के लिए इंडिया, इसका जो भी इंपोर्ट होता है यूएस के द्वारा, 3.2% के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है चाइना 30%, मैक्सिको 19%, कनाडा 14%। अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इन यूएस मार्केट, यूएस मार्केट के लिए इंडिया के पास करंट में अब एक बिग अपॉर्चुनिटी होगी। As US tariff make Chinese goods more expensive, Indian exporters see an opportunity to gain market share. बिकॉज चाइना के गुड्स पर यूएस के अंदर टैरिफ्स इंक्रीज होंगे, इसकी वजह से वो आइटम वहाँ पर एक्सपेंसिव होंगे। इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ के एक्सपोर्टर अब ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन, Trump's aggressive trade policies could create high-stake economic confrontation with potential global repercussions. ट्रम्प का इस तरह का जो भी एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज हैं वो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं एंड पोटेंशियल ग्लोबल रिपरकशंस यहाँ पर शो हो सकते हैं। एज टैरिफ्स टेक इफेक्ट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डिसरप्शन एंड स्ट्रेंड इंटरनेशनल रिलेशंस आर लाइकली टू डोमिनेट ट्रम्प्स सेकंड टर्म। टैरिफ्स को अगर टेक इफेक्ट किया जाता है तो इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डिसरप्शंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेन हो सकते हैं। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्रम्प का सेकंड टर्म इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इसका खत्म हो सकता है। Why is freebie culture dangerous in India? In this article, we will discuss about negative and positive impact of freebie culture. We will also discuss is the promise of freebies by political parties legal. So let's discuss the issue in detail. Why news? All three major political parties in Delhi Assembly elections won by BJP unveiled barrage of freebies or subsidies to voters. रिसेंटली दिल्ली के अंदर दिल्ली असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए जिसमें बीजेपी ने विन किया, बट ऑल मेजर थ्री पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा यहाँ पर वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रीबीज एंड सब्सिडीज का यहाँ पर डिक्लेरेशन किया गया ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। द प्लीज आम आदमी पार्टी प्लीज ₹2,100 मंथली अलाउंस फॉर द वुमेन एंड एडिशनल ₹21,000 फॉर प्रेग्नेंट वुमेन and subsidize LPG cylinder at ₹500 for those from impoverished background. आम आदमी पार्टी ने वुमेन के लिए ₹2,100 पर मंथ, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एडिशनल 21,000 एंड LPG सिलेंडर पर अबाउट ₹500 का सब्सिडी गिवन करने का यहाँ पर प्रॉमिस किया। द बीजेपी ऑफर ₹2,500 पर मंथ टू वुमेन फ्रॉम लोअर इनकम फैमिलीज एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स सोलर एनर्जी इनिशिएटिव। बीजेपी ने ₹2,500 पर मंथ वुमेन के लिए यहाँ पर गिवन करने का प्रॉमिस किया, साथ ही फ्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सोलर एनर्जी इनिशिएटिव प्रोवाइड करने का यहाँ पर प्रॉमिस किया। कांग्रेस टू ज्वाइन द फ्री, कांग्रेस ने भी कुछ इसी टाइप के यहाँ पर प्रॉमिस किए थे। व्हाट इज फ्रीबी? In a Reserve Bank of India report 2022, freebies have been defined as a public welfare measure that is provided free of charge. Reserve Bank of India report 2022 के अकॉर्डिंग फ्रीबी को डिफाइन किया गया है। फ्रीबी अ पब्लिक वेलफेयर मेजर दैट इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज पब्लिक के लिए पब्लिक वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। दिस इज नोन एज फ्रीबी। Freebies are different from public merit goods such as health and education expenditure on which has wider and long-term benefits. Freebies public merit goods से थोड़ा डिफरेंट है, सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन पर जो भी हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, इन पर जो भी हेल्प दी जाती है हेल्थ एंड एजुकेशन पर या एक्सपेंडिचर जो भी किया जाता है, वाइडर एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसके अंदर होते हैं। जब फ्री भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता बल्कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट इसके थ्रू मिलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीबीज एंड वेलफेयर? फ्रीबीज एंड वेलफेयर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस बिटवीन फ्रीबीज एंड वेलफेयर स्कीम इज नॉट क्लियर टिल नाउ बट आर जनरल वे टू डिस्टिंग्विश देम इज बाय देयर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन बेनिफिशियरीज एंड सोसाइटी।
टिल नाउ फ्री बीच को अभी क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, बट दोनों के बीच में डिफरेंस को अगर देखा जाए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन बेनिफिशियरी सोसाइटी, यानी सोसाइटी और बेनिफिशरीज पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कितना पड़ता है, उसके थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। वेलफेयर स्कीम हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट वाइल फ्रीबीज कैन क्रिएट डिपेंडेंसी। वेलफेयर स्कीम जहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहती है पीपल के ऊपर या बेनिफिशरीज के ऊपर, वहीं फ्रीबी लोगों के अंदर डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकती है। Now we will discuss some important points related to freebies. Freebies are goods and services given free without any charge to pay by the users. फ्रीबी वो गुड्स एंड सर्विस होती हैं जो कि बेनिफिशियरीज को बिना किसी चार्ज पेमेंट के गिवन की जाती हैं। दे जनरली बेनिफिट द टारगेटेड पॉपुलेशन इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में टारगेटेड पॉपुलेशन को बेनिफिट गिवन करने के लिए जनरली इनका यूज किया जाता है। दे आर ऑफन सीन एज अ वे ऑफ लुरिंग वोटर्स और ब्रिंगिंग देम विद पॉपुलिस्ट प्रोमिस। वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और एक तरीके से ब्राइबिंग होता है, और सो दैट वोटर्स टेकिंग किया जा सके। सम एग्जांपल ऑफ फ्री बीज आर फ्री लैपटॉप, बाईसाइकिल्स, टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एटसेट्रा। ये कुछ फ्री बीज के एग्जांपल हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स related to welfare scheme. Welfare schemes are a well thought plan for a long term that aim to benefit the large target population and improve their standard of living and access to resources. वेलफेयर स्कीम्स वेल थॉट प्लान्स होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और इसमें टारगेट पॉपुलेशन को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, उनके लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, रिसोर्स एक्सेस करने के लिए यहाँ पर इन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। दे आर टिपिकली एम्ड एट फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टुवर्ड सिटीजन्स। गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए विच आर प्रोविजन अंडर डीपीएसपी। वेलफेयर स्कीम्स से रिलेटेड इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। वेलफेयर स्कीम्स आर ऑफन सीन एज अ वे ऑफ प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस, इक्विटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सोशल जस्टिस, इक्विटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए वेलफेयर स्कीम के थ्रू लोगों तक बहुत सारी फैसिलिटीज पहुँचाई जाती हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ वेलफेयर स्कीम्स आर पीडीएस, मनरेगा, मिड डे मील स्कीम। ये कुछ एग्जाम्पल हैं वेलफेयर स्कीम्स के। व्हाट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ फ्री बीज इन इंडिया? इंडिया में फ्री बीज से रिलेटेड क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं? फाउंडेशन फॉर वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्कीम के लिए ये फाउंडेशन हो सकते हैं। अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास को अपलिफ्ट किया जा सकता है। फ्रीबीज नॉट ओनली इंक्लूड unviable pre-election promises but also number of services that the government provides to meet its constitutional obligation towards citizens like PDS, free COVID vaccine and मनरेगा। फ्रीबीज प्री इलेक्शन प्रोमिस ही नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ सर्विसेज जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं लोगों के लिए, वो भी फ्री बी में यहाँ पर इंक्लूड एक टाइम पर थी। इट मीन्स पीडीएस, फ्री कोविड वैक्सीन, मनरेगा, ये टाइम ऐसा था जब इन्हें स्टार्ट किया गया था, ये उस टाइम पर फ्री बी के तौर पर प्रोवाइड की गई थी। द मिड डे मील स्कीम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1956 बाय तमिलनाडु सीएम एंड देन इट वॉज एडोप्टेड टू अ नेशनल प्रोग्राम अ डिकेड लेटर। मिड डे मील स्कीम तमिलनाडु के सीएम के द्वारा 1956 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद में इसको नेशनल प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया गया। एनटी राणा राव प्रोमिस ऑफ राइस एट ₹2 पर केजी इन आंध्र प्रदेश इज द ओरिजिनल अवतार ऑफ करंट डे नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। करंट में नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम की स्टार्टिंग आंध्र प्रदेश से हुई, जहां पर एनटी रामा राव ने ₹2 पर केजी राइस प्रोवाइड करने का यहाँ पर प्रोमिस किया था। उसके बाद ये एक नेशनल प्लान बन गया। कालिया और ओडिशा एंड रायथू बंधु ऑफ तेलंगाना वर फॉर रनर्स ऑफ व्हाट इज नोन एज किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि का स्टार्टिंग तेलंगाना से हुआ। कालिया ऑफ ओडिशा एंड रायतू बंधु ऑफ तेलंगाना, इन दो स्टेट में यहाँ पर किसान सम्मान निधि से रिलेटेड यहाँ पर ये इनिशिएटिव टेकन किया गया, जो कि बाद में नेशनल प्लान बन गया। Upliftment of lower class. As the state with lower levels of development have a large population living in poverty, such freebies become more useful for upliftment of lower population in these state. कुछ स्टेट जहाँ पर डेवलपमेंट लेवल काफ़ी लोअर है एंड पॉपुलेशन लेवल काफ़ी हाई है और पॉवर्टी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करने के लिए फ्री बीज यहाँ पर यूजफुल हो सकती हैं। व्हाट आर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फ्री बीज? फ्री बीज का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, ड्रेन ऑन पब्लिक स्पेंडिंग। नंबर 2, रेवडी फ्री बीज फॉर वन, डिजास्टर फॉर अदर्स।
Number 3, increased fiscal deficit. Number 4, distorted informed decision making of voters. Temporary nature, private goods based freebies, drain on public spending. Freebies lead to an excessive and unnecessary drain on public spending, which increase economic burden on states, as most Indian states suffer from a poor financial condition and have limited revenue resources. Freebies, public spending, uh, excessive and unnecessary drain ऑन पब्लिक स्पेंडिंग को लीड करता है। इंडिया के अंदर ज़्यादातर स्टेट पहले से ही इकोनॉमिक बर्डन फेस कर रहे हैं और फ्री बीच के बाद फाइनेंशियल कंडीशन स्टेट्स की काफ़ी पुअर हो सकती है। नंबर 2, रेवडी फॉर वन डिजास्टर फॉर अदर। फ्री बीच सोसाइटी के वन सेक्टर के लिए रेवडी हो सकता है, बट सोसाइटी के अदर सेक्टर के लिए यहाँ पर डिजास्टर हो सकता है। To pay freebies, government overcharge industry and commercial contracts in order to maintain the internal fiscal balance. Freebies को पे करने के लिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स से ओवरचार्जिंग कर सकती है सो दैट इंटरनल फिजिकल बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। सब्सिक्वेंटली इट रिजल्ट इन स्लोअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड कॉमर्शियल प्राइस हाइस। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो सकती है, कॉमर्शियल प्राइस हाई हो सकते हैं। फ्रीबीज आर चीप फॉर बेनिफिशरीज बट एक्सपेंसिव फॉर द इकोनॉमी, लाइफ क्वालिटी एंड सोशल कोहेजन इन द लॉन्ग रन। फ्रीबीज बेनिफिशरीज के लिए चीप है, बट लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए ये एक्सपेंसिव हो सकता है, लाइफ क्वालिटी के लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, सोशल कोहेजन के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। Number 3, increased fiscal deficit. Freebies and subsidies create pressure on government revenue, leading to an increased fiscal deficit. गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए फ्रीबीज एंड सब्सिडीज प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो सकता है। डिस्टॉर्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ऑफ वोटर्स। वोटर्स की डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है उसको डिस्टॉर्ड कर सकता है। ऑफरिंग एंड डिस्टर्बिंग रैशनल फ्रीबीज ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन क्रिएट बियास इन द माइंड ऑफ द वोटर्स, इम्पेयर द डिसीजन मेकिंग ऑफ चूज दियर राइट रिप्रेजेंटेटिव। फ्रीबीज के थ्रू वोटर्स का जो माइंड सेटअप है राइट रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने से रिलेटेड वो एफेक्ट हो सकता है। नंबर 5, टेम्परेरी नेचर। फ्रीबीज सफर नेगेटिव ट्रांजिशन फ्रॉम यूनिवर्सल देन ऑप्शनल देन हाफ वे हाउस थ्रू सरचार्जेस। दीज प्रोमिसेस आर ओनली वैलिड टिल पार्टी इन पावर। फ्रीबीज का नेगेटिव ट्रांजिशन होता है, स्टार्टिंग में ये यूनिवर्सल होता है, देन ऑप्शनल हो जाता है और उसके बाद हाफ वे हाउस तक इसका जो एक्सेस है वो यहाँ पर दिखता है, जिसकी वजह से और ये तब तक रहता है जब तक पर्टिकुलर पार्टी पावर में है। नंबर 6, प्राइवेट गुड्स बेस्ड फ्रीबीज। फ्रीबीज ऑन प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट लीड टू अ टेंजिबल सोशल बेनिफिट। प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज पर गिवन की जाने वाली फ्रीबीज सोशल बेनिफिशियल इनका नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट प्रोवाइड एनी कलेक्टिव सोशल बेनिफिट। इलेक्ट्रिसिटी का अगर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो इससे सोशल बेनिफिट इस In this article, we will discuss about India-Nigeria bilateral relations. Why news? Indian Prime Minister visit to Nigeria in November 2024 marked a significant moment in bilateral relations as it was the first visit by an Indian Prime Minister in 17 years. नवंबर 2024 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नाइजीरिया विजिट किया और ये दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस के लिए सिग्निफिकेंट मूवमेंट था। 17 ईयर्स में पहली बार हुआ जब कोई प्राइम मिनिस्टर नाइजीरिया विजिट किया। नाइजीरिया हैव गिवन द ग्रैंड कमीशन कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड विच इज नाइजीरिया सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। नाइजीरिया ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड यहाँ पर गिवन किया। इंडिया नाइजीरिया रिलेशंस। नंबर 1, हिस्टोरिकल टाइज। नंबर 2, एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज। नंबर 3, इकोनॉमिक एंगेजमेंट। नंबर 4, डेवलपमेंटल असिस्टेंस। नंबर 5, रीजनल इन्फ्लुएंस, strategic interest, focus on common challenge, cultural significance. Historical ties. India established its diplomat in 1958, just 2 years before Nigeria gained independence from British colonial rule in 1960, marking the beginning of their bilateral relationship. इंडिया ने 1958 में अपना डिप्लोमेट नाइजीरिया के अंदर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। 1960 में इंडिया नाइजीरिया ब्रिटिश कॉलोनियल से इंडिपेंडेंस हुआ
और 1958 से यहाँ पर बायलैटरल रिलेशनशिप इंडिया और नाइजीरिया के स्टार्ट हो गए थे। इन 2007 बोथ नेशंस सेलिब्रेटेड दियर रिलेशनशिप टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2007 से दोनों नेशंस ने स्ट्रेटेजिक रिलेशन पार्टनरशिप यहाँ पर स्टार्ट किया। नंबर 2, एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज। दोनों कंट्रीज के बीच में एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज कंटिन्यू हो रहे हैं। इंडिया हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन नाइजीरिया डेवलपमेंट स्पेशली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इंडिया ने नाइजीरिया के अंदर सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है स्पेशली हेल्थ केयर एंड एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए। India established the Naval War College in Port Harcourt and National Defense Academy in Kaduna, contributing to Nigeria's military training and capacity building. इंडिया ने नाइजीरिया के अंदर हारकोट पोर्ट में नवल वॉर कॉलेज एंड कदुना के अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पर नाइजीरिया मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पर गिवन करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पर इसके लिए इंश्योर हो जाता है। नंबर 3, इकोनॉमिक एंगेजमेंट। दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक एंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिया नाइजीरिया इकोनॉमिक टाइज होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। अबाउट 200 इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग अप्रोक्सीमेटली $27 बिलियन अक्रॉस की सेक्टर्स सच एज फार्मास्यूटिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन। इंडिया एंड नाइजीरिया के इकोनॉमिक टाइज काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं बिकॉज इंडिया ने नाइजीरिया के अंदर अबाउट 200 कंपनीज के थ्रू $27 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। और कुछ स्पेशल सेक्टर सच एज फार्मास्यूटिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेली कम्युनिकेशन में यहाँ पर इंडियन कंपनीज ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दिस रोबस्ट पार्टनरशिप पोजिशन इंडिया एज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन नाइजर आफ्टर द नाइजीरिया फेडरल गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए नाइजीरिया के अंदर, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नाइजर फेडरेशन गवर्नमेंट का, उसके बाद सेकंड नंबर पर इंडिया का इन्वेस्टमेंट नाइजीरिया के अंदर है। इट मीन्स इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर के तौर पर जाना जा रहा है। नंबर 4, डेवलपमेंटल असिस्टेंस। डेवलपमेंटल असिस्टेंट इंडिया की तरफ से नाइजीरिया को कौन कौन से गिवन किए गए हैं? इंडिया ऑफरिंग डेवलपमेंटल असिस्टेंस टू नाइजीरिया थ्रू कंसेशनल लोन टोटलिंग $100 मिलियन। इंडिया नाइजीरिया को कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है स्पेशली डेवलपमेंटल असिस्टेंस के तौर पे। दिस असिस्टेंट रिफ्लेक्ट इंडियाज कमिटमेंट टू सपोर्टिंग नाइजीरिया सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अलाइन विद इंडियाज ब्रॉडर विजन ऑफ फोस्टरिंग ग्रोथ इन ग्लोबल साउथ। इंडिया की तरफ से जो भी असिस्टेंस नाइजीरिया के लिए गिवन किया जा रहा है, ये नाइजीरिया को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडिया के द्वारा किए गए कमिटमेंट को कहीं ना कहीं शो करता है। और ग्लोबल साउथ में इंडिया का जो भी विजन है उसको ब्रॉडर लेवल पर कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहा है। नंबर 5, रीजनल इन्फ्लुएंस। नाइजीरिया हैज अफ्रीकाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कॉन्टिनेंट। इट इज नोन एज द जायंट ऑफ अफ्रीका। नाइजीरिया अफ्रीका का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री, अबाउट 220 मिलियन पीपल यहाँ पर लिविंग करते हैं एंड इस कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट इकोनॉमी शेयर करता है। यही वजह है कि नाइजीरिया को जायंट ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। नाइजीरिया एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ अफ्रीकन यूनियन प्ले आर पिवोटल रोल इन अफ्रीकन पॉलिटिक्स एंड रीजनल स्टेबिलिटी। अफ्रीकन यूनियन का फाउंडर रहा है, फाउंडिंग मेंबर रहा है नाइजीरिया, और इस कॉन्टिनेंट के अंदर पॉलिटिकल एंड रीजनल स्टेबिलिटी के लिए नाइजीरिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 6, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इंडिया से एक स्ट्रोंगर टाइज विद नाइजीरिया टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एज चाइना हैज बिकम अफ्रीकाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन लास्ट सम ईयर्स में चाइना अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। और चाइना का इन्फ्लुएंस जिस तरह से अफ्रीका के अंदर ग्रो हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज सच एज नाइजीरिया के साथ स्ट्रोंगर टाइज यहाँ पर मेकिंग करने का टारगेट रखा हुआ है। इंडिया एक्नॉलेज अफ्रीकाज वेल्थ ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स विच आर असेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड वाइटल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक गोल्स। बिकॉज अफ्रीका के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स वेल्थ बहुत ज़्यादा है जो कि इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही असेंशियल है। नंबर 7, focus on a common challenge. Both nations share common challenges such as terrorism, piracy, separatism, and drug trafficking. दोनों कंट्रीज के बिफोर कॉमन चैलेंजेस हैं सच एज टेररिज्म से रिलेटेड, पायरेसी से रिलेटेड, सेपरेटिज्म से रिलेटेड, ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। नंबर है कल्चरल सिग्निफिकेंस। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए कल्चरल सिग्निफिकेंस रखते हैं। द कल्चरल रिलेशनशिप एनरिच्ड बाय लार्ज इंडियन
expatriate about 60,000 community in Nigeria, which is the largest in West Africa. इंडिया के अबाउट 60,000 पीपल नाइजीरिया के अंदर यहाँ पे लिविंग कर रहे हैं, जो कि वेस्ट अफ्रीका में लार्जेस्ट नंबर है इंडिया की तरफ से। दिस फोस्टर इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड कल्चरल टाइज थ्रू कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशनल इनिशिएटिव एंड पीपल टू पीपल इंटरेक्शन। इसके थ्रू दोनों कंट्रीज के बीच में कल्चरल एजुकेशनल एक्सचेंज होते हैं, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होता है, दोनों कंट्रीज का इकोनॉमिक कोलैबोरेशन भी इसके थ्रू फोस्टर होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।